तो देखिए, कल आए 5 राज्यों के नतीजों ने वाकई में एक बड़ा उलटफेर किया और सबसे ज्यादा इन नतीजों का असर सीधे तौर पर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर पड़ता दिख रहा है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि सबकी नजर थी और वहां जैसा उलटफेर हुआ है कि जिस तरह से ममता के इस अभेद्य किले में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब हुई है और अभूतपूर्व जीत जो हासिल की है, उसको लेकर अब यहां पर कई ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे ममता के कमजोर नेतृत्व, जमीनी हकीकत, मुद्दे, अब उनको लेकर यहां विश्लेषण करने की जरूरत पैदा हो गई है। अगर हम यहां देख रहे हैं, कल जो नतीजे पश्चिम बंगाल के आए हैं, पहली बार यहां बीजेपी की सरकार, हालांकि कोशिशें लगातार चल रही थी, 3 से कैसे 77 और अब 77 से कैसे 206, अब यहां पर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी की तमाम जो रणनीतियां हैं वो किस तरह से ममता पर हावी हुई है, अब ये इस पर विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। कल देखिए, बहुमत से कहीं ज्यादा बीजेपी ने 206 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी के जो खाते में केवल 81 सीटें गई हैं, यानी 2021 के मुकाबले बीजेपी के महज, आप सोचिएगा, महज 7% वोट बढ़े हैं, लेकिन सीटों की जो संख्या है वो 129 बढ़ गई। तो अपने आप में कई यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां ममता ना अपना गढ़ बचा पाई है, ना अपना घर बचा पाई है। खुद जिस सीट से वो उतरी थी वो सीट भी वो हार गई, भवानीपुर, जिससे सबसे ज्यादा हॉट हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था। अब ऐसे में जो पारंपरिक वोट बैंक ममता बनर्जी का रहा है, एमएम, महिला और मुस्लिम, क्या वो बट गया? क्या कुछ इसके पीछे रीजंस रहे हैं, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही बंगाल की इस जीत का असर आने वाले अगले चुनावों पर कितना पड़ेगा, खास तौर से यूपी का चुनाव अब आगे है अगले साल 2027। अब ऐसे में, क्योंकि चुनौती बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से दी जा रही है अखिलेश यादव को यूपी की राजनीति को लेकर, यूपी के चुनावों को लेकर, अब ये आगे जो जिस तरह से ये प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, अब आगे उसका रास्ता किस तरफ जाएगा और किस पर ये भारी पड़ेगा, अब इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले कुछ बयान सुन लीजिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, यहां पर जीत को लेकर उन्होंने वो संकल्प लेते नजर आए। ममता बनर्जी भी कई तरह के आरोप लगा रही है। इस बीच कांग्रेस और अखिलेश भी ममता के सुर में सुर मिलाते नजर आए। सुनिए बयान। प्रकट करूंगा, एक साथ लेकर चलूंगा, उनका जो उम्मीद है पूरा करने का काम करूंगा। सबका विकास, नारी सुरक्षा और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा। हारने का बाद बहुत बोलता है, खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो। मेरे को पूछा, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ एश्योर्ड मी they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complain everywhere. It is totally loot, pura loot. We will bounce back, we will bounce back. देखिए, बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर, और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला है। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीज होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच की बाहर जरूर थी। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। बीजेपी जश्न मनाने का काम करेगी, गोदी मीडिया जश्न मनाने का काम करेगी, ज्ञानेश कुमार जश्न मनाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। इतना सारे लोगों को साथ बेतमीजी किया, इतना सारा लोगों को साथ झूठा काम किया,
जो भ्रष्टाचार में डूब गया, इसीलिए ये बंगाल का आदमी इनको समुचित जवाब दे दिया। वो कभी और टीएमसी बंगाल में सत्ता में वापस नहीं आएगी। और देखिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी से, कांग्रेस से हैं प्रियंका गुप्ता हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से हैं घनेंद्र भारद्वाज, आरएलडी से रोहित अग्रवाल आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवोकेट एसएन इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कोलकाता से लाइव है मनोज पांडे। राजीव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, ये जो कल रिजल्ट आया, खासतौर से अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर लूं तो यहां पर आप कौन कौन से फैक्टर्स देख रहे हैं राजीव, जिसने इतना बड़ा उलटफेर इस रिजल्ट में कर दिया? देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो ये है कि 2011 में वामपंथ को हराकर जिस तरीके से ममता बनर्जी आई थी, जिस लहर पे सवार होकर 2011 में आई थी, उसी नाव में वापस उनको भारतीय जनता पार्टी ने उसी सुनामी के साथ वापस सत्ता से वापस बेदखल कर दिया। और एक सुनामी के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई है। इसका अंदाज़ा जिसको रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत को किसी एक मुद्दे, किसी एक उसमें डाल के देखना, उसको छोटा करना होगा। कोई भी मुद्दा उन्होंने, चाहे पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाया हो, मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया हो, करप्शन का मुद्दा उठाया हो, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया हो, डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया हो, ये सारी चीज़ें मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में हासिल की हैं। और जहां तक अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, जो बड़ा कारण है, शुभेंदु अधिकारी से जब पूछा गया कि आप नंदीग्राम से इतनी बार से विधायक हैं, आपने ममता को 2000 से हराया था और आप एक साधारण से कार्यकर्ता पवित्रकर से 9000 वोटों से जीते, और भवानीपुर में आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फिर हरा दिया और उनकी सीट से 15000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी का जवाब था कि हमारे नंदीग्राम में 65,000 मुस्लिम थे और भवानीपुर में 25,000 मुस्लिम थे। इशारा साफ है कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन से ज़्यादा हुआ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, उसका पूरा असर देखा कि हिंदुओं, और जो ये बात कह रही थी, जो ये बात शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे थे कि हिंदू एक हो रहा है, सनातन एक हो रहा है, सनातन को बचाना है और ये बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, ममता बनर्जी जीती तो बांग्लादेश बनेगा, ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। मुस्लिम वोटों में बिखराव तो सामने दिख रहा है आपको। देखिए हुमायूं कबीर को देखिए, 2-2 सीटों से जीते हैं। और जहां पर 38% हिंदू आबादी है, जहां पर बाबरी मस्जिद बनने का काम हुआ, जो नींव खोदने का काम 6 दिसंबर को उन्होंने किया था, उस विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम डोमिनेशन की जो सीटें कही जाती थी कि 30% से ज़्यादा यहाँ पर तो मुसलमान हैं, तो ममता बनर्जी 80 से शुरू ही करेंगी अपनी सीट, या 30% से 28% से वो शुरू ही करती हैं। जो एक अरिथमेटिक था वो बिल्कुल टूट गया। ममता बनर्जी उससे तो शुरू नहीं कर पाई, बल्कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन, एंटी इनकम्बेंसी वोटों का कंसोलिडेशन, विकास के नाम पर, रोजगार, जो भी आप कह लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि 4-5 जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाए थे, उन सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ दीजिए तो एक बड़ा चंक, जिसका अंदाजा ममता बनर्जी को पता नहीं रहा हो, नहीं रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वैसे ही, क्योंकि 2011 में भी मैं पश्चिम बंगाल में के रिजल्ट को देख करके, और मुझे याद है कि ममता बनर्जी जब वामपंथ के 34 साल के शासन को उखाड़ करके आई थी, जिस तरह का माहौल या जिस तरह की रिजल्ट उस समय आए थे और लोगों को लगा कि एक किला ढह गया, वैसे ही ठीक उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का किला ढहा दिया। और इसमें अब जीत का अंतर भी अगर आप देखें, वोटों की बात अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है पूजा, मैं जब पश्चिम बंगाल में वहाँ पर था तो मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी देखता था
2.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पैसे 1500 रुपए खाते में दिए गए। 80 लाख युवाओं को युवा साथी, यानी अगर आप बेनिफिशियरीज की संख्या जोड़ेंगी तो वो 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास कहीं जाती है। यहाँ पर टीएमसी सरकार का पैसा उनके खाते में जाता था, लेकिन ममता बनर्जी को अभी मैं देख रहा था कुल वोट 2 करोड़ 60 लाख, लास्ट जो मैंने देखा अपडेट, तो 2 करोड़ 60 लाख के करीब ही वोट उनको मिला। तो इसका मतलब है कि जो बेनिफिशियरीज थे उन्होंने भी ममता बनर्जी को, जो उनके आंकड़े में डाल करके उनको मजबूत माना जा रहा था कि इस लड़ाई में वो मजबूत होंगी, वो भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये चुनाव पूरी तरह से ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे जिस भी तरीके से, आप जो भी कह लीजिए, जिस भी तरीके से ये कामयाबी हासिल की। और ये 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीत मिली थी, जिसमें वो बहुमत से आए थे, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जीत उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि देश की 78% आबादी पर, इसी के साथ देश की 78% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों का राज है। देश के 72% भूभाग पर अब उनका शासन है, और इसलिए मैं इसको बड़ी जीत मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री तो रह चुके थे देश में, अटल जी 3 बार 13 दिन 13 महीने, उसके बाद 6 साल के आसपास, तो उसको कुल मिलाकर के 5 साल से कुछ कम 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जो कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के फादर फिगर कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, वहां पर स्वतंत्रता के बाद विधायक जीतने में भारतीय जनता पार्टी को 37 साल लगे थे, और उसके बाद ठीक 37 सालों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने पहला विधायक 89 में, मुझे जहां तक याद है 89 में या उसके बाद बना था, 89 में ही शायद बना था। तो उसके बाद से इतने वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार में आई है। ये बहुत ही बड़ी उसकी जीत है, वैचारिक दृष्टि से भी, सांगठनिक दृष्टि से भी, रणनीतिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी। निश्चित तौर पर उसको आगे आने वाले जो 7 विधानसभा चुनाव हैं 2029 के पहले, उन सारे चुनाव में इसका एज मिलेगा। अब आगे के चुनाव में, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी काफी वक्त बाकी, 8-9 महीने, निश्चित तौर पर बड़े मनोबल के साथ, क्योंकि 2024 में हारने के बाद, मतलब सीटें कम होने के बाद, जितने चुनाव हुए, हरियाणा बीजेपी ने जीता, महाराष्ट्र बीजेपी ने जीता, दिल्ली बीजेपी ने जीता, बिहार एनडीए ने जीता, और उसके बाद बंगाल फिर बीजेपी ने जीता। बिल्कुल, और शुभेंदु अधिकारी तो कह ही चुके हैं कि भाई किस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी को तो फिनिश कर ही दिया, अखिलेश यादव को खत्म करने की बारी है, वो तो ये चेता भी चुके हैं। और मनोज पांडे, अब ममता दीदी की रणनीति क्या दिख रही है? आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए आज ममता बनर्जी 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और ममता बनर्जी देखिए किस तरह से कल वो लगातार जो वहां पे जब काउंटिंग हो रहा था, ममता बनर्जी डटी हुई थी। ममता बनर्जी को धीरे धीरे देखिए इस बात का आभास हुआ कि कहीं न कहीं अब जो इनकी भवानीपुर की सीट है अब उनके हाथ से जाने वाली है। 2 घंटा पहले ममता बनर्जी निकली, तब उसके बाद शुभेंदु अधिकारी करीबन 6000 वोटों से लीड कर रहे थे पूजा जी। उसके बाद देखिए कि जिस तरह से 18वें राउंड की जब गिनती हुई, तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने 14,114 वोटों से ममता बनर्जी को परास्त किया। यानी देखिए सबसे बड़ी एक चीज है ना, ये इस बार का जो समीकरण था, बंगाल में तो सारे जगहों पे रंजन जी भी घूमे, हम भी घूमे हैं, लेकिन इस बार का जो समीकरण था वाकई एक तरह से लोगों ने ममता बनर्जी का जो था, जिस तरह से ममता बनर्जी की कैंपेनिंग हो रही थी, टीएमसी पार्टी का था, महिलाओं में और जिस तरह से युवाओं में बड़ा क्रेज था। और ये जो महिला वोटर थी, जो हम लोग पूछते थे नहीं बोलती थी, इस बार देखिए हमने महिलाओं को पूरा एकदम बंगाल में कहे कि खुल के वोट, यानी सारे वोटर जो थे, हमेशा से सीपीएम के टाइम से देखा जाता था लोग फर्जी वोटर देते थे, फॉल्स वोटर देते थे, लेकिन इस बार जिससे पूछा गया उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने वोट का प्रयोग किए, अपने मत का प्रयोग दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा था। एक चीज इसमें देखने की जरूरत है, बीजेपी की जीत के पीछे का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो सरकारी कर्मचारी है।
यानी सुबह जिस तरह से हम रुझान देख रहे थे बैलेट बॉक्सों की जब खुल रहा था तो करीबन 110 सीटों पे बीजेपी पार्टी लीड करना शुरू कर दी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पे डीए के लेके बड़ा एक तरह से था, जो शिक्षा जगत से है करीबन 36% यानी जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार में अंतर है। बीजेपी ने इस वादे को कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे 45 दिन के अंदर यानी 7वां पे कमीशन माने जो उनकी जिसकी सैलरी करीबन 62-63 हजार होगी तो उनको सीधा 1 लाख रुपए का फायदा होगा। तो ये सरकारी कर्मचारी पूरा एकजुट हो गए ममता बनर्जी के विरोध में। आप देखें जिस तरह से सड़कों पे बैठते थे, यहाँ गांधी मूर्ति पे लगातार विरोध प्रदर्शन होता था। ये सरकारी कर्मचारियों का एकजुट होना, बीजेपी को समझिए 110 सीटें लाना, ये बड़ा कारगर साबित हो चुका है। उसके बाद महिलाओं का जिस तरह से हम देखें महिलाएं खुल के वोट दी है, महिलाएं बोली तो नहीं है कि किसको दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। एक चीज पूजा जी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 2011 को भी बड़ा हम करीब से देखे थे जब सीपीएम की सरकार थी। देखिए बीजेपी हमेशा से जय श्री राम की नारे लगा रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना स्ट्रेटेजी बदला और मां काली मां दुर्गा को उद्देजन किया। देखिए महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी यहां पे उठा रही थी, महिलाओं के मुद्दा को उठा रही थी। 2011 में जब यहां पे सिंगूर आंदोलन था, देखिए तपसी मल्लिक यानी आरोप लगा कि वहां पे जो सीपीएम के कैडर थे उसके साथ में दुष्कर्म किए और उसे आग से जला दिए, उसकी मौत हो चुकी। ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठाई, सत्ता तक पहुंची 2011 में। और आपको बता दें कि इस बार 2000 जिस तरह से यहाँ पे आर्जिकल का हुआ 2026 में, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए देश नहीं विदेशों में सारे लोगों ने इसका विरोध किया और वाकई देखे कि वहां पे जो सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया, जो वहां पे जो जिस तरह से कांड हुआ, कौन इसके पीछे था क्या था, सिर्फ एक सिविल वॉलंटियर को पकड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो महिलाओं का सुरक्षा को लेकर बीजेपी उठा रही थी, महिला का जो सुरक्षा था ममता बनर्जी को बैक फुट पे डाल दिया। तो ये बड़ी बात हुई कि ममता बनर्जी को पीछे जाना पड़ा। देखिए दोनों महिलाओं का आंदोलन, ममता बनर्जी ने जहां सिंगूर जमीन आंदोलन उठाई थी 11 में सत्ता में आई और बीजेपी इसी आंदोलन को उठाकर आर्जिकल वाला महिला सुरक्षा, एक महिला की नहीं पूरे बंगाल की महिलाओं की बात करती थी। यानी बंगाल में आप देखें कि हर जगह देखते हैं, पूरे इंडिया में हम भी घूम रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन बंगाल में जिस तरह से महिलाओं का फ्रीडम है ना, आप किसी जगह पे जाएंगे तो चाय की दुकानों पे महिलाओं को बैठे नहीं देख सकते हैं। आप कोलकाता के रात में आइए ना, 8 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक आप चाय की दुकानों पर महिलाएं आराम से फ्रीडम से बैठी हुई हैं। तो ये जो डर था, ये लोगों के अंदर भय था, जिस तरह का कांड लगातार हो रहा था, तो महिलाएं एक तरह से जम के वोट दी। पहली बार हम ऐसी तस्वीर देखे कि हावड़ा ब्रिज पे आपको अंदाजा है जैसे बीजेपी पार्टी की जीत हुई, जिस तरह का सेलिब्रेशन, पूरा हावड़ा ब्रिज खचाखच भस गया। ये कौन थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे? नहीं। टीएमसी के कार्यकर्ता थे? नहीं। ये सीपीएम के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, ये बंगाल के जनमानुष थे जो चुपचाप थे, जिनके अंदर एक डर था। कल पूरी सड़कों पे हम लोग देखे कि ऐसी 50 की 100 की 200 की बाइकों की रैली जा रही। आखिर ये कहां से बीजेपी के तरह कार्यकर्ता आ गए जो कभी नहीं दिखते थे, बीजेपी के सपोर्ट में नहीं दिखते थे, लेकिन पूरे बंगाल में इस तरह के जय श्री राम के नारे शुरू हो चुके। पूजा जी अब एक दूसरा इतिहास बंगाल में अब शुरू होने वाला है। ये इतिहास है हिंसा की इतिहास। देखिए देर रात से ही हम देख रहे हैं कि जब तमाम जो टीएमसी के जो दफ्तर है, कार्यालय है, आप सिलीगुड़ी से ले लीजिए, सिलीगुड़ी हो चाहे यहाँ पे बहरमपुर में हो, कोलकाता में यहाँ पे श्यामपुकुर हो, भवानीपुर हो, अब जगह जगह हावड़ा में हो, सभी जगह हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। यानी जो बीजेपी के कार्यालय थे, बीजेपी के जो दफ्तर थे, 2024 में लोकसभा में जिस तरह से टीएमसी पार्टी ने कब्जा कर रखा था, उनका तोड़ना, उनके कुर्सियों को तोड़ना, आसनसोल में देखे कई जगहों पे आगजनी किया गया। आप सीधा सिलीगुड़ी में देख रहे हैं पार्टी ऑफिस पे टीएमसी के किया जा रहा है। तो अब वहां पे एक तरह से बदलाव, जैसा हालांकि बीजेपी कह रही है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, रूप था, जो दबे थे, कहीं न कहीं जिनके पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया था, किया गया, तो वापस से इस तरह की हो रही है। इस पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। और ऐसा ही आरोप तो खुद ममता बनर्जी भी कल लगा रही थी कि उनके साथ वो कैसे वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, 5 घंटे वो वहां बैठी रही, मारा पीटा भी गया। तो धनंजय गिरी जी, पुलिस बल की तैनाती तो अगले 2 महीने तक रहनी है ना वहां पर? पूजा जी चैनल के पास तो सारा डाटा होता है, सारा कुछ होता है। हिंसा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे याद है सारे लोग प्रबुद्ध बैठे हैं 2021 में, इसी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई, 75 अंग्रेजी में बताएं तो 75 मर्डर हुए थे। कितनी? 75 हत्याएं हुई थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स। वहां पर आप कह रही ममता बनर्जी को मारा गया। आप बताइए, कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, कुछ दिखाइए। अरे ममता बनर्जी कुछ तो कहेंगी, कुछ तो कहेंगे कि ऐसा हुआ हमारे साथ, कुछ तो रोना होंगे, कुछ तो कुछ बातें कहेंगी, कुछ तो गलत सही कहेंगी। जिस तरह से आप भाई आपका काम है छिद्र अन्वेषण करना, भाई राजनीति के चौथे पायदान पर
आप हमारे लिए कुछ तो कमियां निकालेंगे। असहमतियों का सम्मान तंत्र है, लेकिन उसके भी एक स्तर बनाकर रखना होगा। हम जिस तरह से चुनावी किसी भी तरह की हिंसा का, आज बंगाल में जो अष्टदल कमल खिला है, सुबह सुरभि नई सुरभि आई है बंगाल में, ये ऐसे नहीं है, ये नयास नहीं है, दशकों के प्रतिबद्ध प्रयास और मोदी जी शाह जी का रणनीतिक चातुर्य, संकल्प शक्ति, जुझारूपन का परिणाम है। जो कई लोग चढ़ गए इसके बिना लिए गर्दन का मूल, अचानक नहीं, आरोप तो यहाँ पर भी यही लग गया कि आपने 100 सीटें लूटी। ममता बनर्जी कह रही यहाँ पर भी आपने वोट चोरी की और चुनाव जीत गए। तो ममता बनर्जी और क्या कहेंगी? ममता बनर्जी क्या कहेंगे कि जनता ने उनके 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 लूट तंत्र को जनता ने नकार दिया? ममता बनर्जी ये कहेंगे कि जहांगीर को जागीर और शाहजहां को सारा जहां दे दिया था, उसके चलते चुनाव हार गई। अरे राजनीति का कहरा बदल रहा है, तुष्टीकरण के ऊपर राष्ट्रवाद की जीत हो रही है। आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, इसलिए चुनाव हारते जा रहे हैं। लेफ्ट हैज नथिंग टू लेफ्ट टू टेल लेफ्ट, और कांग्रेस पार्टी इज नोवेयर। इस आप राजनीति के कहरा, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि सारी उम्र गाली बेई भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यह स्थिति है आपकी। कल शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में कह रहे थे कि भाई नंदीग्राम में के हिंदुओं के लिए मैं काम करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जिताया है। तो मुस्लिमों के लिए कौन काम करेगा? आपको तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है ना। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। सबका प्रयास भी है उसमें, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास। वो सबको प्रयास भी करना है राष्ट्र के उत्थान में। दोनों हाथ राष्ट्र के लिए करना है, दोनों हाथों में पत्थर लेकर राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास नहीं करना है। वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुल्क के ऊपर मुसलमान ये नहीं चलेगा। मुल्क की माटी से जुड़ करके मुसलमान भी अपने मुस्तकबिल को मोदी के नेतृत्व में मुल्क के साथ जोड़ करके अपने आप को आगे बढ़ा, इसका हम स्वागत करते हैं। यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको प्रयास करना होगा। ये बंगाल विजय मोदी जी अमित शाह जी के तो काम तो सबके लिए होगा ना, वैसा तो नहीं होगा ना कि भाई विधानसभा में जो मुस्लिम विधायक होंगे उनको खाड़ फेंका जाएगा। भाई उन्हीं मुस्लिमों ने, उन्हीं जो मुस्लिम बहुल इलाके 47% वोट तो आपको गया वहां पर भी। देखिए ऐसा है ना कि आमार नयन मदीना हृदय बाते काबा से नयन मदीना नहीं, सबको अपने अपने स्वतंत्रता होगी। हिंदू अच्छा हिंदू और मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, एक मुकम्मल हिंदुस्तान बने, इसकी बात होगी। तुष्टीकरण की बात नहीं होगी, बस देश को आगे बढ़ाने की बात होगी। बंगाल की खाड़ी में जो बदलाव की बयार बही, इसमें मोदी जी के नाम का जो आया, मोदी सुनामी आई, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। भाई आप देखिए जो आज हो जो रहा है, मुझे मार्टिन नवरोटिला ने कहा है कि सक्सेस इज स्वीट बट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज स्वेट। जो भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, जो खून टीएमसी बहाती थी और हम पसीना बहा करके मेहनत करते थे, जो बंगाल को हमने बचाया है, जो बंगाल जो मां काली की धरती पर जो काले मन को लेकर के चलते थे और दुर्गा जी का भसान रोक देते थे, जिस ढंग से अत्याचार किए गए हैं, उस अत्याचार को करने के पहले हमारे नयन मदीना वाले को समझना चाहिए था कि भाई इस्लाम साहब क्या जवाब देंगे? भाई हार तो बहुत बड़ी है। जिन मुद्दों को लेकर आप बंगाल की जनता ने आपको सिर पर बिठाया, अब उन्हीं मुद्दों के जरिए आपको बाहर कर दिया। उन्हीं मुद्दों पर आपका पारंपरिक वोट बैंक वो ही आप नहीं बचा पाए, ना पारंपरिक गढ़ बचा पाए, ना वोट बैंक। देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात यह है कि भाजपा की जीत हुई है और मैं एक ऐसा समर्थक हूं जो किसी की भी जीत को गलत नहीं कहूंगा। मैं वैसा नहीं हूं कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा के घूमता हूं। मेरे दोनों आंखों में या तो काजल रहती है या सुरमा रहती है। बहुत बहुत मुबारकबाद के जो वो हकदार हैं। भाजपा ने बंगाल में अपना गिरवा जादू चलाया और बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ी, लेकिन ममता बनर्जी की जो हार दिखाई जा रही है, देखिए ममता बनर्जी की ये हार नहीं है। ये हार में हकीकत में पश्चिम बंगाल की अस्मिता की हार हुई है। जो ये मेरा अपना समीकरण है, मैं कोई राजनीतिक समीकरण या किसी को सपोर्ट करके नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी समीकरण है। क्योंकि जिस तरीके से राजीव रंजन साहब ने कहा, मैं उनकी बातों को गौर से सुन रहा था कि जो प्रकल्प है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लाभदायक है, लाभ उठाने वाले हैं, उनकी भी जो साइलेंट वोटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा को गई है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि महिलाओं के बीच में उनके जहन में क्या चल रहा था। पिछले साल आरजी कार की घटना हुई, उन घटनाओं को लेकर उन लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरह का अनुमान लगाया और किसे ईवीएम में जाकर अपना मतदान दिया, ये बहुत सोचने वाली और बहुत
कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड वाली वोट रही है, क्योंकि जो फर्क है आप देखेंगे वोटों की फर्क 2021 के मुकाबले 2026 में 4.84 4.84 का ही डिफरेंस रहा है और लगभग 2,60,00,000 के आसपास तृणमूल कांग्रेस ने वोट अर्पित किया है, उन्होंने वोट पाया है, जबकि भाजपा को 2,92,00,000 के आसपास वोट मिले हैं। लेकिन इस बीच में एक गणना ये भी है कि जो हुमायूं कबीर का फैक्टर जो बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए से तमाम चैनलों में दिखाया गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो मुस्लिम वोटरों पे इफेक्ट मुझे लगता है ज्यादा क्या एकदम ही नहीं पड़ा। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी की स्थापना करके और बाबरी मस्जिद का एक चूरन, एक गैस, एक वातावरण तैयार करके तकरीबन लाखों वोट को तो आप माहौल नहीं बना पाए ना, आप माहौल बना नहीं पाए। आपने तो स्टिंग भी आउट किया, बीजेपी का ही उन्हें बताया, उसके बावजूद भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। महिलाओं के लिए आपने इतनी बेनिफिशियरी स्कीम्स आपने चालू की, इनफैक्ट आप तो वो लाभ उन्हें पहुंचा भी रहे थे, उसके बावजूद भी संदेश खाली हो, आर्जिकर कांड वो भारी पड़ गया। देखिए वही तो मैं पूजा जी बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे अपने नजरिए से। जिस तरीके से महिलाओं ने साइलेंटली वोट किया, देखिए उनकी सोच, उनकी मंशा, वो उस पर मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन जहां तक मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए हो सकता है कि पूरा समुद्र काला हो, लेकिन समुद्र में एक ऐसा मछली भी रहता है जो समुद्र को साफ करने की कोशिश करता है। ममता बनर्जी भले ही हार गई है, तृणमूल कांग्रेस की बहुमत नहीं बनी है, भाजपा सरकार में आई है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, इसका जो संकल्प है ये आने वाले दिनों में बंगाल की जनता देखेगी। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हाल ही में सरकार बनने के बाद क्या बदलाव दिल्ली में आए हैं या क्या बदला लिया गया, ये पूरी देश की जनता देख रही है। अब जो तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, देखिए मैं फिर से कहूंगा तकरीबन 30% से ज्यादा माइनॉरिटी वोट्स भी भाजपा को गए। तो यहाँ तुष्टीकरण की जो फॉर्मूला है, जो बातें हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता या कार्यकर्ता या नेतागण बयान में रखते हैं, वो भी जीरो का आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि लोग देखिए यहाँ पर परिवर्तन के फेवर में थे और परिवर्तन के वजह से ही यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मजबूत रहा आपके खिलाफ। जी मेरे खिलाफ, देखिए हमारे खिलाफ बंगाल में हकीकत में देखिए मैं निडर होके बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का कुछ तो असर बंगाल की इस चुनाव में, इस राजनीति में पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी और ये एसआईआर को लेकर आप इतना मुद्दा बना रहे थे, वो तो आपके खिलाफ ही चला गया। देखिए एसआईआर पे मैं अभी आ रहा था, आपने ही टोक दिया। देखिए एसआईआर पे एक बात तो स्पष्ट है कि जो 27.5 लाख वोट जो विचाराधीन रह गए, एडजुडिकेटेड रह गए, जिन पे अभी भी फैसला नहीं आया है, आप अगर संवैधानिक तौर पे देखेंगे तो एक आरोपी तब तक आरोपी नहीं कहलाता है जब तक कि उसके ऊपर वो आरोप सिद्ध ना हो। अनटिल ही इज नॉट प्रूवन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तब तक उसके ऊपर वो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चलती। तो जब विचाराधीन थे वो 27.5 लाख वोटरों का क्या दोष था? उन्होंने तो 2024 में वोट दिए थे, उनकी जो वोट देने की जो गनीमत थी उनको जिस तरीके से रोका गया और छीना गया, मुझे लगता है यहाँ पर 27 लाख वोटों का नुकसान आपको पहुंचा है, क्योंकि आकलन तो ये लगा रहे थे भैया 27 लाख ये नुकसान किसको होगा ये देखना होगा। जी और एक बात और कह दूं पूजा जी, ये 27.5 लाख वोट का जो आकलन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुडिशरी से, यहाँ पर देखिए मैं जुडिशरी से बिलोंग करता हूँ, अधिवक्ता हूँ, लेकिन मुझे कहीं लग रहा है कि जुडिशरी से यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल हुई है। जो विचाराधीन थे उन्हें वोट देने का अधिकार देना चाहिए था। नहीं, और हिंदू वोटर भी तो आपके साथ, आपको भी तो एक हिंदू वोटर था ना जो आपको वोट करता था, जो आपको 38-39% लगातार मिलता रहा है 2016 में, 2019 और 21 में, वो भी आपसे छिटक गया। देखिए बंगाल की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। आजादी के बाद 20 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया और कांग्रेस ने जब बंगाल में हुकूमत की तो उनकी जो इस बार तो लग रहा है कि आपकी समझने में भूल हो गई, चूक हो गई। देखिए लेट मी कंप्लीट पूजा जी, जब आपने बुलाया तो बोलने का मौका भी दीजिए। 20 साल कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत की और कांग्रेस की राजनीति में शिक्षित समाज और जमींदारी समाज को एक बहुत बड़ा चेयर दिया गया और उस जरिए से उन्होंने हुकूमत की। इस बीच लेफ्ट जो उभर कर आया, लेफ्ट ने जमीनी स्तर पे किसान और कृषि को
इस बीच तैयार किया और आंदोलन करके 77 में उसने हुकूमत बनाई। फिर 2011 में देखिए तापसी मलिक की बात कर रहे थे, हमारे मित्र पांडे जी बात कर रहे थे, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उस मुद्दे को उठाया और वामफ्रंट के खिलाफ जो आवाज उठे और इस तरह के और भी मुद्दे थे। उसके बाद 15 साल जो है ये यहाँ शासन की, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाया ना, नहीं जीत पाए इन 15 सालों में। प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर बीजेपी का तो दबदबा बढ़ गया। ठीक है इस्लाम साहब, अब बाकी मेहमानों का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता, लेकिन विपक्ष के और कमजोर होता दिख रहा है क्या? देखिए, अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि जिस भी तरीके से जीतती है, और ये धनंजय गिरी भी कह रहे थे कि प्रयास, सबका प्रयास। तो प्रयास किसका और जिस भी तरीके से जीती वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो ईडी थी, दूसरी सीबीआई थी, इलेक्शन कमीशन था, सेंट्रल फोर्सेस थी, तो ये सारे तरीके अपनाए गए और लगभग 100 सीटों पर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सुबह मैसेज किया कि 100 सीटों पर लूट की गई है, जैसे हरियाणा में की गई थी, जैसे महाराष्ट्र में की गई थी, जैसे मध्य प्रदेश में की गई थी। तो वास्तविकता ये है कि ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को कम और जो है इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी को ज्यादा करता है। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी देना चाहिए और सबको मिलकर देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, किस तरीके से उन्होंने जो है जो वोटर थे उनको किस तरीके से वोट नहीं देने का अधिकार दिया, किस तरीके से फॉर्म 6 फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया गया, वो सबने देखा। तो मैं समझती हूँ कि इस जीत में पूरी भागीदारी उनकी है और उनको किसी भी तरीके से इस सहरे से महरूम नहीं करना चाहिए और उनको इसका ताज पहनाना चाहिए। और बाकी तो उनको इनाम मिलता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात हमारी जो है जिस अगर ये एसआईआर का मुद्दा शुरुआत आपने की, अगर ये मिलकर ही आप उठाते, क्योंकि विपक्ष में जो एकजुटता की कमी जो दिख रही है ना 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है कि लगातार आप एक के बाद एक स्टेट हारते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने मजबूत आपका लोकसभा चुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन था और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बिल्कुल उसका उल्टा। पूजा जी, मैं समझती हूँ कि विपक्ष की एकजुटता की बात तो पहले करनी चाहिए थी, अभी कोई बात नहीं बनती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, जिस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है ना, परसेप्शन तो जाता है। बीजेपी के तमाम नेता इन चीजों को लेकर सवाल पता है पूजा जी, अरे पूजा जी आपको भी पता है, आपकी टीम को भी पता है, सबको पता है क्या परसेप्शन है, पूरे देश को पता है कि कैसे जीती है वहां पर। लेकिन जीत के बाद जिस तरीके की हरकत कर रही है वो अपने आप में सवालिया निशान है। ये कहती है गुंडागर्दी टीएमसी की और उसके बाद जाके खुद वहां ऑफिसेस फूंक रही है, वहां पर जो है लोगों को मार रही है, कुर्सियां तोड़ रही है। कितनी शर्मिंदगी होती है सब कुछ देख के। ये देश में लोकतंत्र है, आप जीत के बाद इस तरह की हरकत कर रहे हो, आप लोगों को डरा कर रखना चाहते हो। वहां पर आज भी सेंट्रल फोर्सेस क्यों मौजूद है और आज भी वहां पर ये तमाशा चल रहा है। आपकी कैमरा टीम पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह कहीं आग लगाई जा रही, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये तांडव कौन कर रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी को ये क्या करने की जरूरत आन पड़ी है? जब आप जीत चुके हैं उसके बाद आपको ये करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और मैं समझती हूँ इसके लिए माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और देश ये देख रहा है कि किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है और चुनाव आयोग चुप बैठा है, इस देश की सारी एजेंसियां चुप बैठी हैं और इस देश में जिस तरीके की जो है जीत के बाद तांडव किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और मैं समझती हूँ कि अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कि देशवासियों को खुद समझना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है और बाहरी चेहरा क्या है। जिस तरह से कीचड़, एक बार ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, इस बार तो भाई एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं वो तो लगभग सही साबित हुए हैं। हम 2021 का हवाला दे रहे थे कि तब गलत साबित हुए थे, लेकिन इस बार तो सही वो आंकड़े भी साबित हुए हैं। और अब यहाँ पर जमीन पर हकीकत भांपने में अब चूक किस तरफ से हो गई? बीजेपी यहाँ पर इतनी मजबूत बनकर जो उभरी है, क्या टीएमसी को वो सब नहीं दिख रहा था? देखिए पूजा, जो वोट का परसेंटेज देखें और जो 2 करोड़ 92 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले 45.6 और तृणमूल कांग्रेस को 40.5 यानी कि 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले। 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। जो आंकड़े जो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को जो लोग अब बात कर रहे हैं उसमें भवानीपुर में, जहां पर देर रात तक मैं 11 बजे तक मौजूद था, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पूजा उन इलाकों में जीत दर्ज की है
जहां एक वक्त में तृणमूल कांग्रेस का और जो भद्रलोक या फिर बंगाली अस्मिता गढ़ कहा जाता था, वहां पर जो वोटिंग का आधार रहा वो हिंदू मुसलमान रहा। एक तरफ मुस्लिम जो वोटर रहे और उनके मुकाबले हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण बहुत भयंकर और बड़े बड़े स्तर पर गोलबंदी दिखी। भवानीपुर में जहां पर देखिए 77 वार्ड है, चूंकि नगर का इलाका नगर निकाय है और वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, जहां से ममता बनर्जी 16,000 वोट से लीड कर रही थी। तकरीबन 2 या 2:30 बजे का वक्त रहा था, 10 या 11 राउंड हो गया था। उसके बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के इलाके खुले, खास करके जो हिंदू बहुल इलाके खुले, वहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीड बनानी शुरू कर दी और वो अंतर 16,000 के आसपास आ गया और ममता बनर्जी चुनाव हार गई। वो 4 घंटे रही मतदान केंद्र में और मतगणना केंद्र में, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें मारा पीटा गया, लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वोटिंग की लूट हो रही है। लेकिन जो कुल आंकड़े हैं, कोलकाता के शहरी में 11 सीटें जहां राजधानी में है पूजा, और उसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। एक सीट तो महज 13 वोट या 12 वोट से जीती है। दिलीप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो हिंदू और मुस्लिम का जो मेदिनीपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर, और सबसे बड़ा देखिए कि जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, 28% वोटों के साथ ममता बनर्जी शुरू कर रही है, जो 22% उसका पोलिंग होता है। खास करके मालदा और मुर्शिदाबाद में दोनों ही हुमायूं कबीर, जिनका ऑडियो वायरल हुआ था और कहा गया था मुसलमानों के सामने वो एक्सपोज हो गए, वो दोनों ही जगहों से चुनाव जीत गए और वहाँ पे 60 या 65% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर हैं। जिस जगह पर अधीर रंजन चौधरी थे वहां पे भी हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हुआ और अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी 26,000 से पिछली बार जीती थी, इस बार 20,000 से जीती। उन इलाकों में लेफ्ट का खाता खोलना, कांग्रेस का खाता खोलना, जो मालदा में कहा जा रहा था कि 8 सीट तृणमूल कांग्रेस के पास थी, वो उलट गया। 8 सीट वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 सीट वहाँ लेफ्ट या कांग्रेस का खाता खुला है। इसका मतलब है कि मुस्लिम जो इंटैक्ट था ममता बनर्जी के साथ, 28% वोटर, वो बिखरा हुआ दिखा, वो अलगाव दिखा। ये वो जिले हैं जहाँ पर मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन था और जहाँ पे 90% जीत दर्ज की थी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी। तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया, हिंदू गोलबंदी हो गई। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर रहा पूजा, खास करके जो भद्रलोक, और जिसे कहा जाता था कि 45% जो बंगाली मानूस है, बंगाली अस्मिता पर जो चुनाव लड़ते हैं, और अब तक 3 चुनाव में ममता बनर्जी को उनका साथ मिलता रहा था, वोट मिलता रहा था। वो उस वोट बैंक में बड़ा बिखराव मिला, उस वोट बैंक में बड़ा बदलाव मिला। और जब कल सड़कों पर जीत के बाद कोलकाता की सड़कों पर जब लोग थे, हावड़ा ब्रिज पर थे, भवानीपुर में थे, तो वो सबसे ज़्यादा वही भद्र लोग थे जो अपार्टमेंट में, जो हाई राइज बिल्डिंग से निकलकर बाहर निकले थे, वोट दिए थे। और वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने जो करप्शन का मामला है, जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला है, वो इस हद तक हो गया कि बदलाव जरूरी था। और लोगों ने एग्जाम्पल दिया पूजा की 2006 में जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जादवपुर से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आए थे, वही 2011 में जादवपुर से बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव हार गए थे बतौर मुख्यमंत्री रहते। और वही वाकया दोहराया गया भवानीपुर से कि ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में थी, उनका एक ऑरा बहुत बड़ा था, वो उनकी एक छवि थी, बावजूद उसके वो बतौर मुख्यमंत्री रहते भवानीपुर से 16,000 वोट से चुनाव हार गई। तो वो इतिहास बता रहे हैं। और 2011 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी कमोबेश कहा जा रहा था कि 6 में जब आया था तो 81 या 82% वोटिंग हुई थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए थे, लेफ्ट की आखिरी सरकार थी उनकी। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ कि 3 बार के अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल करने के बावजूद, 213 सीट के बावजूद, वो डबल डिजिट के अंक में सिमट गए और खुद बुद्धदेव भट्टाचार्य के पैटर्न पर आगे बढ़ते वो भवानीपुर से बतौर मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गई और बड़े अंतर से चुनाव हार गई। तो ये कहा जा रहा है कि जब सत्ता का बदलाव या हस्तांतरण होता है पश्चिम बंगाल में, बीते लेफ्ट के बाद का, जब ममता बनर्जी यहाँ आई थी, कमोवेश ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ। और आने वाले वक्त में देखेंगे पूजा कि तृणमूल कांग्रेस का भी राजनीतिक जो विक्षेप होना बाकी है अगले संसद के सत्र तक। जो लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि देखिएगा तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी टूट होगी, वो आपको दिखेगा, वो पार्टी आने वाले वक्त में जो अन्य रीजनल पार्टियों का हाल हुआ, शिवसेना का या फिर एनसीपी का, जेडीयू अभी उसमें बची हुई है, समाजवादी पार्टी का, उसी तरीके का हाल अब तृणमूल कांग्रेस का होगा, ऐसा लोगों को अनुमान है, ऐसा अंदेशा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव को लेकर लोग आशान्वित हैं और लोग खुश हैं
कि अब एक नई सरकार आई है और जो खास करके यहाँ का इंडस्ट्री डेवलपमेंट, रोजगार और खास करके जो यहाँ का करप्शन है, जो कानून व्यवस्था है, उसको लेकर इसमें आमूलचूल परिवर्तन। चलिए, लोग आश्वस्त तो दिख रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है बीजेपी, ये देखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त दिख रहा है। लेकिन 2027 या 2029 की राजनीति से कितनी प्रभावित होगी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट अब सोचना इस पर भी जरूरी होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। बंगाल में जीत को लेकर, बीजेपी की प्रचंड जीत और ममता की करारी हार को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अब तो विपक्ष पूरा एकजुट दिख रहा है। आरोप भी वहीं लग रहे हैं कि भाई पहले चुनाव चोरी, अब संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या है। संजय सिंह कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, हर तरीके से आपने पूरा कैप्चर कर लिया था पूरा ये चुनाव, जीत तो हो नहीं थी। देखिए पूजा जी, एक बहुत मशहूर कहावत है, सारी उम्र में ये गलती करता रहा राहुल, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वही स्थिति हो चुकी है विपक्ष की। और मैंने राहुल इसलिए कहा क्योंकि वही विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं जिनको नेतृत्व मानने को कोई तैयार नहीं है। अब स्थिति को समझिए, आप चुनाव हारने के बाद भी जब जो आपका चेहरा था अधीर रंजन चौधरी, वो भी चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी आप क्या कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग की जीत हो गई है। तो आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं और आप जनता का निरंतर अपमान करते चले जा रहे हैं और आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं। हमने चोरी की है, लेकिन जनता के दिलों की चोरी की है। हमने जनता के अंदर विश्वास जागृत करने का काम किया है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो एनडीए विकास कर सकता है। जिस तरीके से विकास मॉडल हमको और आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अन्य प्रदेशों के अंदर जहां पे एनडीए की सरकार है, और वही मॉडल आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको। देखिए निरंतर प्रियंका जी हम देख रहे हैं पूजा जी मैं मौका कि लेट इट अभी कंप्लीट। हाँ, अभी आपके आपके एक वरिष्ठ पत्रकार पूजा जी, मुझे लगता है वन बाय वन ना प्लीज, आपको किसी ने नहीं टोका। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें बंगाल में, यहाँ पे टिकट करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनको तो चैनल प्रियंका जी का ऑडियो डाउन रखिएगा। हाँ रोहित जी बोलिए। स्थितियां ये है कि 2 सीटें उत्तर प्रदेश में लाएंगे, 2 सीटें बंगाल में लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आके टिटर करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। भाई इनको तो बोलने का अब कोई हक ही नहीं रह गया है। कांग्रेस को कम से कम अपना केरल जीता है कांग्रेस ने, कैसे बात करें, क्यों हक नहीं रहता है? नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। केरल जीती है इन्होंने, उसके लिए इनको बधाई, शुभकामनाएं। और हम इनकी तरह जनादेश का अपमान नहीं करेंगे। ज्ञानेश कुमार जी शायद इनके हिसाब से केरल में चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो वहां पे शायद कोई कांग्रेस के कोई नेता होंगे जिसकी वजह से चुनाव जीत गए होंगे, परंतु हम जनता का अपमान नहीं करेंगे। हम इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। देखिए पूजा जी, जब मैं पिछली बार एग्जिट पोल के ऊपर आपके चैनल में आपके साथ था, तब भी मैंने कहा था कि मैं इन एग्जिट पोल से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और आप आज रिजल्ट देखिए कि जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि जहां पे कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही थी, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है बंगाल के अंदर, असम के अंदर भी 2/3 बहुमत से बनी है, जहां पे कांग्रेस ने किस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, जहां पे कांग्रेस ने किस तरीके से वहां पे अपमानित करने का काम किया था। और महिलाओं को जो इन्होंने अपमानित किया है, जो महिलाओं को अपमानित किया है, बंगाल के टीएमसी के नेता गए थे वोट देने महिलाओं के खिलाफ चुनाव के बीच से उठ के सदन में कि महिलाओं के खिलाफ वोट देंगे कि कहीं महिलाओं को आरक्षण ना मिल जाए। महिलाओं ने उसका जवाब दिया है इनको, उसके बावजूद ये समझने को तैयार नहीं है। ये जनता के लिए, जनता के बीच में नहीं रहना चाहते हैं। जवाब दीजिए घनेंद्र भारद्वाज। चाहते हैं घनेंद्र भारद्वाज, कब तक ईडी सीबीआई वोट चोरी ये आरोप लगाते रहेंगे? अब एकजुट होकर पूरे विपक्ष को अपनी हार को लेकर अब मंथन करना चाहिए ना, कहां कमी रह रही है, या फिर एकला चलो के नारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते, अब क्योंकि अगली तो यूपी की बारी है। देखिए पूजा जी, 4 मई और पंजाब भी, आपका तो पंजाब भी आगे आ रहा है पूजा जी। 4 मई 2026 देश के इतिहास में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि कल देश के सामने लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, लोकतंत्र को कुचला गया, लोकतंत्र को मारा गया है। इस देश में लोकतंत्र का सरेआम हत्या हो रही है, सरेआम लोकतंत्र को मारा जा रहा है और पूरा देश खामोश है। और ये रोहित जी आप दूसरों को टोकते हैं, आप खुद ही अपनी बात से नहीं रुकिए ना, रुकिए, उनको बोलने दीजिए, बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, तो प्लीज।
देखिए पूजा जी, पूरे देश के सामने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। और हम सब भी इतिहास में गुनाहगारों में शामिल होंगे जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा। और इस देश के लोगों के सामने जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार चुनी सरकारों को किडनैप किया जा रहा है, चुनी सरकारों का अपहरण किया जा रहा है, देश देख रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गुंडागर्दी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सब ने मिलकर दिल्ली की सरकार छीन के भारतीय जनता पार्टी को दे दी। कह रहे हैं कि आप ऐसे सवाल उठा के सीधे सीधे जनादेश का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ना बिल्कुल नहीं। इस देश के लोग कैसे जनादेश दे सकते हैं, ये सोचने की बात है ना। 2014 से 2026 हो गया, 12 साल में एक काम नरेंद्र मोदी ने करा हो, किसी को रोजगार दिया हो, महंगाई कम करी हो, महिलाओं पे अत्याचार बंद हुआ हो, महिलाओं की सुरक्षा की कोई काम कराओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करो, कोई इकोनॉमी को ठीक करो, कुछ तो कराओ। क्यों लोग वोट देंगे नरेंद्र मोदी को, ये बड़ा सवाल है। क्यों नरेंद्र मोदी को ये सवाल तो बंगाल की जनता भी पूछ रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये सवाल, ये तमाम सवाल तो यहाँ पे इतना रोजगार था ना, कोई बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्री थी। कह रहा हूं ये चुनाव जो है, इस चुनाव का सेहरा जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ईडी को, सीबीआई को और चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को जाता है। गणेश कुमार ने पूरी गुंडागर्दी से, तानाशाही से पूरा तंत्र लगा दिया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। गणेश कुमार से घटिया चुनाव आयुक्त आज। चलिए, सवाल कई हैं, लेकिन अब ऐसे में मुद्दे तो यहाँ सबके अपने अपने हैं। चर्चा करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी और चर्चा जारी भी है। विश्लेषण सभी अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि मंथन बहुत जरूरी हो गया विपक्ष के लिए, जिसने इतनी करारी हार जो है खासतौर से ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उनका जो तिलिस्म टूटा है, एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है और आगे बीजेपी के लिए। अब किस तरह से भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज भी रोक टोक में जुड़ने के लिए। नमस्कार।